द हिंदू का ये आर्टिकल है। अभी हम इसको हिंदी में डिस्कस करेंगे। हेनरिएटा लैक्स और हेला कोशिकाएं। देखिए, हेनरिएटा लैक्स जो हैं इनकी कोशिकाएं ली गई थी एक बायोटेक कंपनी के द्वारा। तो इनके जो फैमिली मेंबर हैं उन्होंने अभी केस कर दिया है उस कंपनी के अगेंस्ट में कि उन्होंने हमारी सहमति के बिना इनकी कोशिकाओं का प्रयोग किया है। तो हेनरिएटा लैक्स की हैं हेला कोशिकाएं। अब इन हेला कोशिकाओं का क्या प्रयोग हुआ इसको हम आगे देखते हैं। हाल ही में हेनरिएटा लैक्स के परिवार ने एक बायोटेक कंपनी के अगेंस्ट मुकदमा दायर किया, ये हमने डिस्कस किया। इससे चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति आ गई है इनकी कोशिकाओं से। अब देखते हैं कि इनकी हेला कोशिकाओं का महत्व क्या है और हेला कोशिकाएं कहाँ से निकाली गई थी। तो देखिए, हेनरिएटा लैक्स एक अफ्रीकी अमेरिकी मूल की महिला थी जिनकी 1951 में 31 वर्ष की आयु में सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु हो गई थी। इनकी जानकारी या सहमति के बिना डॉक्टरों ने उनकी ट्यूमर, देखिए हेला सेल कहाँ से लिए गए, ट्यूमर का नमूना लिया डॉक्टरों ने उनकी जानकारी या सहमति के बिना, तथा इसे लैब में भेज दिया। लैब में पता चला कि उनकी कोशिकाओं में अनिश्चित काल तक वृद्धि हो सकती है। ठीक है, उनकी कोशिकाएं जिन्हें हेला कोशिकाएं भी कहा जाता है, किसकी हैं ये, हेनरिएटा लैक्स की कोशिकाएं हैं। इसकी कोशिकाएं हेनरिएटा लैक्स के ट्यूमर की कोशिकाएं हैं। इनकी मौत हो गई थी सर्वाइकल कैंसर से। तो हेला कोशिकाएं किनकी है, हेनरिएटा लैक्स। पहली अमर मानव कोशिका रेखा बन गई। अमर मानव कोशिका रेखा मतलब यहाँ पे देखिए इनकी कोशिकाओं में अनिश्चित काल तक वृद्धि हो सकती है, इसलिए अमर मानव कोशिका रेखा बन गई। तथा बायोमेडिकल अनुसंधान में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली कोशिकाओं में से एक है। बायोमेडिकल रिसर्च में सबसे व्यापक रूप में उपयोग की जाने वाली कोशिकाओं में से एक है ये हेला कोशिकाएं। हेला कोशिकाओं ने अनेक वैज्ञानिक सफलताओं में योगदान दिया है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन का विकास, जीन मैपिंग, कैंसर का इलाज, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स के बारे में रिसर्च हो गया, क्लोनिंग हो गया, स्टेम सेल अध्ययन हो गया, कोविड-19 वैक्सीन हो गया। ये सब में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है हेला कोशिकाओं ने हेनरिएटा लैक्स की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 13 अक्टूबर 2021 को हेनरिएटा लैक्स के मरणोपरांत WHO महानिदेशक के पुरस्कार से सम्मानित किया था। यह जो संस्थान है यह इनकी असाधारण कहानी को स्वीकार करता है। अगला, तथा विज्ञान तथा स्वास्थ्य के लिए उनकी विश्व परिवर्तनकारी विरासत को मान्यता देता है। WHO महानिदेशक पुरस्कार, WHO द्वारा अब ये पुरस्कार दिया गया किनको, हेनरिएटा लैक्स के फैमिली मेंबर को। तो इसके बारे में देख लेते हैं। WHO महानिदेशक का जो पुरस्कार है ये WHO द्वारा उन व्यक्तियों अथवा समूहों को दी जाने वाली एक प्रतिष्ठित मान्यता है जिन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान दिया है, क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए नेतृत्व के साथ प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। तो ये अभी उन्हें दिया गया है। अब देख लेते हैं सर्वाइकल कैंसर क्या है। गर्भाशय ग्रीवा या सर्वाइकल कैंसर जिनसे उनकी मौत हो गई थी, किनकी, हेनरिएटा लैक्स की। हेनरिएटा लैक्स कौन है, जिनके ट्यूमर से कोशिका निकाली गई थी। कौन सी कोशिका, जो समय मतलब बढ़ती ही जाती है, पहली अमर जीवन कोशिका जिसे कहा गया था, इसे ही कहा गया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ हेला कोशिकाएं हेनरिएटा लैक्स। अब यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं से प्रारंभ होता है। गर्भाशय ग्रीवा गर्भ का निचला संकीर्ण सिरा है। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय को जन्म नलिका से जोड़ती है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर आमतौर पर समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। इसमें कैंसर से प्रकट होने से पहले ग्रीवा की कोशिकाएं डिस्प्लेसिया नामक परिवर्तनों से गुजरती है, जिससे उनके ऊतकों में असामान्य कोशिकाएं दिखाई देने लगती हैं। समय के साथ यदि इन कोशिकाओं का नष्ट अथवा हटाया नहीं गया तो ये असामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं बन सकती हैं तथा बढ़ने के साथ ही गर्भाशय ग्रीवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में अधिक गहराई तक फैलती जाती हैं। इस कैंसर के सभी मामले 99% उच्च जोखिम वाले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कौन से वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के संक्रमण से जुड़े हैं, जो यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाला एक अत्यंत सामान्य वायरस है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इससे ही होता है सर्वाइकल कैंसर। अगला ये PIB का आर्टिकल है। भारत में वन आवरण, प्रगति और पहल। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में भारत में वनावरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। भारत में वन संरक्षण संबंधी प्रमुख पहलें कौन कौन सी हैं, देखिए। भारत वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून द्वारा 1987 से वन आवरण का द्विवार्षिक आकलन किया जाता है। कौन सा रिपोर्ट, ISFR, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ISFR 2021 के नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षावरण, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भारत का कुल वन और वृक्षावरण कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 24.62 ये आपको याद रखना, 24.62% है देश के भौगोलिक क्षेत्र का भारत में वनावरण।
यह ISFR 2019 के मूल्यांकन की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और वन संरक्षण प्रयासों में सकारात्मक प्रगति का संकेत देता है। वनावरण को बढ़ावा देने हेतु गवर्नमेंट की जो पहल है उसको देख लेते हैं। पहला, ग्रीन इंडिया मिशन, इसे वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्टार्ट किया गया था। यह वनीकरण गतिविधियों पर केंद्रित है। पिछले 5 वर्षों में वनीकरण प्रयासों में योगदान देने के लिए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 755.28 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम हो गया, ये हरित भारत मिशन का हिस्सा है। इसमें क्या होता है, वनों और आसपास के क्षेत्रों को रिकवर करने के लिए इसे लाया गया। अगला, नगर वन योजना 2020 में स्टार्ट किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है, 24-25 तक शहरी और गैर शहरी क्षेत्रों में 600 नगर वन और 400 नगर वाटिका बनाना। इसका एम था हरित आवरण को बढ़ाना। यहाँ पे देखिए, हरित आवरण को बढ़ाना, जैव विविधता को संरक्षित करना तथा शहरी निवासियों को जीवन गुणवत्ता में सुधार करना। अगला, प्रतिपूरक वनीकरण निधि, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, इसका उपयोग विकासात्मक परियोजनाओं के लिए आवंटित वन भूमि की भरपाई हेतु प्रतिपूरक वनीकरण के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये कि कोई स्टेट है वहाँ पे वन है, ठीक है, वहाँ पे वन है, लेकिन सेंट्रल का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे, जैसे रेल वहाँ पे बनाना है, तो वन को हटाया जाएगा, तो इसके लिए जो फंड दिया जाएगा उसे ही कहा जाएगा यहाँ पे कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। ये स्टेट या यूटी को दिया जाएगा। CAF का 90% पैसा राज्यों के लिए जबकि 10% जो है केंद्र के लिए होता है। बहुविभागीय प्रयास, केंद्रीय पहलों के अलावा संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज तथा कारपोरेट निकाय के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत वनीकरण गतिविधियां शुरू की जाती हैं। कुछ उल्लेखनीय प्रयासों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत खुदाई की जाती है, पेड़ पौधों का रोपण भी किया जाता है। राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि वानिकी पर उप मिशन आदि में भागीदारी शामिल है। अब UPSC में पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए 2021 का है, हाल ही में भी पूछा गया था। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है। केंद्रक अभिकरण किसका हिंदी अनुवाद है, नोडल एजेंसी का। तो कौन सा है नोडल एजेंसी, किसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर ST और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है। आपको बताना है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसको अटेम्प्ट कीजिए आप। इसका आंसर वैसे नीचे में है, ये आंसर डी जनजातीय कार्य मंत्रालय है। नोडल एजेंसी कौन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। पहला, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाती है। अब ये स्टेट कौन सा है आपको बताना है। एक विशेष राज्य बोला है ना, उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। दूसरा, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है। तीसरा, 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में शामिल है। अब बताइए कि इन विशेषताओं वाला राज्य कौन सा है। तो इन विशेषताओं वाला राज्य, ये देखिए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो अरुणाचल प्रदेश है इन विशेषताओं वाला राज्य। अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी राजस्थान एक ही अक्षांश रेखा से होकर गुजरते हैं। अरुणाचल प्रदेश का 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है। इसमें 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में शामिल है। अरुणाचल प्रदेश। मेंस के लिए आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में आधुनिक कानून की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। एक पेज में आप आंसर लिखिए इसका, उसके बाद मुझको यहाँ पे आप दे सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। अगला, विवाद से विश्वास। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित अनुबंधात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटान हेतु विवाद से विश्वास 2 योजना स्टार्ट की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 23-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। अब ये योजना क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक स्वैच्छिक निपटान योजना है जो गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे अनुबंधात्मक विवादों को हल करने के लिए स्टार्ट किया गया है। यह विशेष रूप से उन विवादों के लिए डिजाइन किया गया है जहां मध्यस्थता पुरस्कार को न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। मध्यस्थता पुरस्कार यह एक ऐसा पुरस्कार है जो मध्यस्थता कार्यवाही को अंतिम रूप देता है। मतलब कि कोई
बॉन्ड हो गया, अनुबंध हो गया दो पार्टी के बीच में। इसमें एक पार्टी कौन सी है? गवर्नमेंट का पीएसयू, गवर्नमेंट का पीएसयू और किसी पर्टिकुलर कंपनी या व्यक्ति के बीच में यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इस एग्रीमेंट में यदि कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो इसके विवाद के लिए यहाँ पे एक मध्यस्थ लाया जाएगा। लेकिन मध्यस्थ जो है वो जो भी फैसला देगा उसके अगेंस्ट में चुनौती दी जा सकती थी न्यायालय में। तो इससे निपटने के लिए यहाँ पे ये लाया गया है विवाद से विश्वास योजना। यह भी यहाँ पे स्वैच्छिक निपटान योजना है। योजना के अंतर्गत मानकीकृत शर्तें पेश की जाएंगी और विवाद के लंबित होने के स्तर के आधार पर श्रेणीबद्ध निपटान विकल्प प्रदान किए जाएंगे। एम क्या है? इसका उद्देश्य अनुबंधात्मक विवादों को कुशलतापूर्वक हल करना, उसके लिए एक मंच प्रदान करना है तथा सहकारी के साथ व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना और देश में नए निवेश को प्रोत्साहित करना है। कार्यान्वयन कौन करेगा? इसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर ऑनलाइन कार्यक्षमता के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाएगा। सुरक्षा, यह योजना सभी विवादों से बचाएगी जिसमें केंद्र सरकार की एजेंसियां, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं वित्तीय संस्थान, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म, केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ साथ उनकी संबंधित एजेंसियां भी शामिल होंगी। हालांकि मेट्रो कॉरपोरेशन जैसे संगठन जहां केंद्र की 50% हिस्सेदारी है, अपने विवेक से इस योजना से पृथक रहने का विकल्प चुन सकते हैं। देखिए जहां पे गवर्नमेंट की 100% हिस्सेदारी है वहां पे ये योजना तो लागू होगी, लेकिन जहां पे 50% हिस्सेदारी है वहां पे उस कंपनी के ऊपर, यहाँ पे उसकी इच्छा के ऊपर होगा कि वे इसे चूज करती हैं या नहीं। समझौता राशि, न्यायालयीय फैसलों से संबंधित मामलों में ठेकेदार को भुगतान की गई समझौता राशि न्यायालय द्वारा प्रदान की गई कुल राशि का 85% तक होगी, जबकि मध्यस्थता निर्णयों से संबंधित मामलों में यह सीमा कुल राशि की 65% होगी। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने MSME को कोविड-19 अवधि के दौरान राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास MSME को राहत योजना स्टार्ट की थी। अभी कौन सा स्टार्ट किया है? विवाद से विश्वास 2। और ये किसके लिए? ये PSU के लिए है, लेकिन पहला वाला किसके लिए था? MSME के लिए था। नवप्रवर्तन, एकीकरण और सतत शहरी निवेश 2.0 अभी चर्चा में क्यों है? नवप्रवर्तन, एकीकरण और सतत शहरी निवेश 2.0 को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब सिटीज 2.0 के बारे में हमने कल भी आर्टिकल डिस्कस किया था, आज भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह स्मार्ट सिटीज मिशन का एक हिस्सा है तथा इसका उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन एवं जलवायु उन्मुखी, देखिए स्मार्ट सिटीज मिशन का हिस्सा है, इसका उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन एवं जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों को बढ़ावा देना है। सिटीज निम्नलिखित 4 विषयों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर विचार करेगा। कौन कौन से 4 विषय? सतत गतिशीलता, यहाँ देखिए सतत गतिशीलता, सार्वजनिक खुले स्थान, शहरी ई शासन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, निम्न आय बस्तियों के लिए सामाजिक और संगठनात्मक नवाचार। अगला, यह कार्यक्रम 4 वर्ष की अवधि, वर्ष 2023 से इंपॉर्टेंट है ना, 5 वर्ष यहाँ पे दे सकता है कथन, नहीं 4 वर्ष। यह कार्यक्रम सिटीज 2.0 5 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया, नहीं सिटीज 2.0 4 वर्ष की अवधि के लिए 2023 से 2027 तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम में शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। कार्यक्रम में शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों एवं राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती। देखिए शहर स्तर पर क्या होगा? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर क्या होगा? जलवायु उन्मुख सुधार कार्य, राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? संस्थागत मजबूती और ज्ञान प्रसार पर ध्यान देने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने की परिकल्पना की गई है सिटीज 2.0 में। सिटीज 2.0 का एम है सिटीज 1.0 की सीख और सफलताओं को आगे बढ़ाना। 1.0 को संयुक्त रूप से 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें 3 घटक शामिल थे। कौन कौन से 3 घटक? प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से 12 शहर स्तरीय परियोजनाओं का चयन किया गया। उड़ीसा राज्य में क्षमता विकास गतिविधियां, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA द्वारा की गई गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शहरी प्रबंधन को बढ़ावा देना, जो सिटीज 1.0 के लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट था। इसका वित्त पोषण कौन करेगा? वित्त पोषण 2.0 में AFD KFW बैंक से तथा ऋण जो है यूरोपियन यूनियन से तकनीकी सहायता अनुदान प्राप्त करेगा। घटक, इसमें भी 3 घटक हैं। सिटीज 1.0 में भी 3 घटक थे, इसमें भी 3 घटक हैं। ये 3 घटक कौन कौन से हैं? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं हेतु 18 स्मार्ट शहरों तथा तक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। 18 स्मार्ट सिटी तक वित्तीय और तकनीकी सहायता देना। दूसरा, जलवायु कार्यवाही के लिए सभी राज्यों या यूटी को समर्थन देना। तीसरा, सभी शहरों और कस्बों में स्केल अप का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करना। महत्व क्या है? ये सिटीज 2.0 स्वयं द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों
आवास पर राष्ट्रीय मिशन, अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार के जलवायु कार्यों को पूर्ण करने के साथ ही भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित स्वैच्छिक योगदान INDCS इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस और पक्षकारों की सम्मेलन COP26 प्रतिबद्धताओं में सकारात्मकता का योगदान देगा। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में देख लेते हैं। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ये केंद्र प्रायोजित स्कीम है। नोडल मंत्रालय कौन सा है? आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। कार्यान्वयन कौन करता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से। मिशन की समय सीमा जून 2023 तक अभी बढ़ा दी गई है। कवरेज 100 चयनित शहरों को स्मार्ट सिटीज़ के रूप में विकसित करना। शहरी विकास के लिए गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई अन्य पहले कौन कौन सी हैं, इनको देख लेते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क, ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये PIB का आर्टिकल था, हमने डिस्कस किया। अगला है क्रय प्रबंधक सूचकांक। S&P ग्लोबल के अनुसार हाल ही में सेवा क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI जून में 3 महीने के निचले स्तर के बाद जुलाई माह में 13 वर्ष के प्रभावशाली उच्चतम स्तर 62.3 स्तर पर पहुंच गया। इसलिए ये न्यूज़ में था। जुलाई माह में 13 वर्ष के प्रभावशाली उच्चतम स्तर 62.3 पर पहुंच गया। ठीक है, 13 साल में ये सबसे ऊंचा है। यह क्षेत्र के अनुकूल और आर्थिक विकास की गति देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। PMI एक सर्वेक्षण आधारित उपाय है जो कंपनी के निर्णय निर्माताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को वर्तमान एवं भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह एक सर्वेक्षण आधारित उपाय है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए इसकी अलग अलग गणना की जाती है और तथा फिर एक समग्र सूचकांक भी बनाया जाता है। PMI को 0 से 100 तक के सूचकांक पर मापा जाता है। अभी कितना है? 62.6। यहाँ पे देखिए अभी कितना है? 62.3 के स्तर पर पहुंच गया जुलाई में, जो कि 13 वर्ष का हाईएस्ट है। 0 से 100 तक की यहाँ पे नंबर दिया जाता है सूचकांक को मापने के लिए। 50 से ऊपर का PMI जो है विस्तार का संकेत देता है, जबकि 50 से नीचे का PMI इंपॉर्टेंट है, कथन के तौर पे आ ही सकता है। 50 से ऊपर का PMI विस्तार का संकेत देता है, जबकि 50 से नीचे का PMI संकुचन का संकेत देता है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और UAE भारत के सेवा क्षेत्र के विकास के प्रमुख स्रोत बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री जीवन योजना। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में प्रधानमंत्री जीवन का फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 में स्टार्ट की गई थी। यह लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास तथा अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करके दूसरी पीढ़ी इथेनॉल के लिए एकीकृत जैव इथेनॉल परियोजनाओं पर केंद्रित है। मतलब कि देखिए, आपने 2018 का वो जैव ईंधन वाला मिशन पढ़ा होगा, उसमें 2G इथेनॉल होता है, 3G इथेनॉल होता है। तो यहाँ पे 2G इथेनॉल जो है लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास तथा अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करके बनाया जाता है। तो इन्हीं परियोजनाओं से संबंधित है प्रधानमंत्री जीवन योजना। कुल वित्तीय आवंटन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस योजना के तहत वाणिज्यिक व्यवहार्यता बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने तथा 2G इथेनॉल के उत्पादन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों को अपनाने सहित वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना 150 करोड़ रुपए के साथ ही प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपए की अधिकतम वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है। लाभान्वित होने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यहाँ देखिए, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बायो इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए PM जीवन योजना की आगामी पहल कौन कौन सी है? गैर मिश्रित ईंधन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाना, इथेनॉल खरीद समझौते, फीड स्टॉक का विविधीकरण, 2G इथेनॉल के लिए अलग कीमत, EBP कार्यक्रम के लिए इथेनॉल पर GST को कम करना। ये देखिए यहाँ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है? एडिबल बायोमास, शुगर बीट, शुगर कैन, वीट, कॉर्न, इनका प्रयोग करके हमें फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड जनरेशन के लिए नॉन एडिबल बायोमास, वुड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ग्रास हो गया, वेस्ट हो गया। थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग करते हैं? एल्गी बायोमास का, माइक्रो एल्गी का। अब फोर्थ जनरेशन में ब्रेक थ्रू हुआ और किसका प्रयोग करते हैं? पैकोलिसिस का, सोलर टू फ्लूर, इंजीनियर्ड एल्गी या गैसिफिकेशन। एल्गी को ऐसे तैयार करते हैं कि एल्गी को हम सिर्फ बायोमास तैयार करने के लिए ही यहाँ पे उसका प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे 4G इथेनॉल का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। अफ्रीकी जीन वेरिएंट CHD1L HIV नियंत्रण में सहायक। नेचर जर्नल में, नेचर बहुत ही यहाँ पे विश्वसनीय जर्नल है साइंस के क्षेत्र में, तो उसमें प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि अफ्रीकी मूल के कुछ व्यक्तियों में एक अद्वितीय जीन संस्करण क्रोमोडोमैन हेलिकेज DNA बाइंडिंग प्रोटीन, इसका फुल फॉर्म क्या है?
ये देखिए क्रोमोडोमैन हेलिकेज CHD1L, क्रोमोडोमैन हेलिकेज डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन 1 लाइक CHD1L होता है, जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV के प्रसार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। CHD1L जीन का यह प्रकार विशेष रूप से अफ्रीकी आबादी में पाया जाता है और इसे HIV के सबसे खतरनाक HIV-1 के वायरल लोड को कम करने से जोड़ा गया है, इसीलिए ये अभी न्यूज़ में है। जीन के काम में प्रोटीन के लिए कोडिंग शामिल है, जो डीएनए क्षति की मरम्मत सुविधा डीएनए जो क्षति हुआ होता है उसकी मरम्मत सुविधा प्रदान करता है। ये उस जीन का काम है CHD1L का, प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है जो डीएनए क्षति की मरम्मत सुविधा प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप वायरस फैलाने की उसकी क्षमता कम हो जाती है और बीमारी के प्रसार की दर जो है धीमी हो जाती है। हालांकि अफ्रीकी मूल के 4 से 13% व्यक्तियों में यह जीन वेरिएंट हो सकता है, लेकिन जिस तंत्र द्वारा यह वायरल लोड को प्रभावित करता है वह अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। मतलब ये जो मैकेनिज्म है उसे पूरी तरह से अभी समझा नहीं गया है। मैकेनिज्म में क्या होता है, इनका जो ये पर्टिकुलर CHD1L है, ये जीन है, ये प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है। और कौन सी प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है? जो डीएनए की जो क्षति हुई होती है वायरस के द्वारा, उस क्षति को ठीक करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। मासी क्या है? बाल देखभाल संस्थान निरीक्षण में क्रांतिकारी बदलाव। हाल ही में महिला एवं विकास मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में मासी पोर्टल के विषय में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने मासी नाम से एक एप्लीकेशन निर्बाध निरीक्षण के लिए एक निगरानी ऐप प्रस्तुत किया है। पूरे भारत में बाल देखभाल संस्थानों और उनकी निरीक्षण प्रक्रियाओं की निगरानी को बढ़ावा देने के लिए विकसित यह ऐप किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनिवार्य निरीक्षणों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता को देखते हुए विकसित किया है। यह बाल कल्याण समितियों, राज्य निरीक्षण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोगों सहित विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा एकीकृत निरीक्षण की सुविधा प्रदान करता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर भी देखेंगे। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक तटवर्ती राज्य अपने क्षेत्रीय समुद्र से परे और उसके निकट एक EEZ का दावा कर सकता है जो उसकी समुद्री सीमा रेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तृत होता है। 200 समुद्री मील बोला है यहाँ पे। प्रत्येक तटवर्ती राज्य अपने क्षेत्रीय समुद्र से परे और उसके निकट एक EEZ का दावा कर सकता है जो उसकी समुद्री सीमा रेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तृत होता है। दूसरा कथन, यह तटवर्ती राज्य को अपने EEZ के भीतर जल, धाराओं और वायु से ऊर्जा उत्पादन जैसी गतिविधियां करने का अधिकार है। अब इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। केवल एक सही नहीं है, केवल दो सही नहीं है, एक और दो दोनों सही नहीं है, या फिर दोनों सही हैं। तो इसका आंसर डी है, दोनों के दोनों यहाँ पे गलत। कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे न तो एक न तो दो, दोनों यहाँ पे कथन जो है सही हैं। ये देखिए, दोनों कथन को आप पढ़ लीजिए, दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। EEZ जो है 200 समुद्री मील तक विस्तृत होता है तथा इसके भीतर जो है वो पर्टिकुलर देश है जल, धाराओं और वायु से ऊर्जा उत्पादन जैसी गतिविधियां कर सकता है, ऐसा उसको अधिकार मिला हुआ है। तो ये हमने डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन, अमृत मिशन। अमृत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा, इस मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ नल की पहुंच हो। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो एक और दो दोनों के दोनों यहाँ पे सही हैं। अमृत मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ नल की पहुंच सुनिश्चित हो। लॉन्च हुआ था 2015 में। मंत्रालय है आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, केंद्र प्रायोजित योजना, इसलिए कथन एक भी है सही है। उद्देश्य इसका क्या क्या है? घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन के साथ नल की पहुंच। मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र जो है सीवरेज के बाद जल आपूर्ति है। हरियाली वाले और सुव्यवस्थित खुले स्थानों जैसे पार्क का विकास करके शहरों में सुविधाओं को बढ़ावा देना। सार्वजनिक परिवहन या गैर मोटर चालित परिवहन के लिए सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना, ये सभी भी इसके उद्देश्यों में से एक है। विवाद से विश्वास 2 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज का लेक्चर का है ये, तो ये तो बनना ही चाहिए आपसे। पहला, विवाद से विश्वास 2 योजना वित्त मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। ध्यान से देखिए, वित्त मंत्रालय बोला है। विवाद से विश्वास योजना 2 वित्त मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस योजना का उद्देश्य संविदात्मक विवादों, ध्यान से देखिए, संविदात्मक विवादों को बोला है। संविदात्मक विवादों को कुशलतापूर्वक हल करना और सरकार के साथ व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। तीसरा, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। अब आपको बताना है कि कितने सही हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, सभी 3 सही हैं, या कोई भी सही नहीं है। तो सभी तीनों की तीनों यहाँ पे सही हैं। आज ही हमने देखा था अनुबंधात्मक या संविदात्मक, एक ही बोलो आप।
तो वित्त मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, संविदात्मक विवादों को कुशलतापूर्वक हल करेगा और गवर्नमेंट के साथ व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देगा। क्या विवाद से विश्वास 2 योजना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग की स्थापना अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण के लिए की गई है। न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग की स्थापना ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए की गई है। इस आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। अभी न्यूज़ में है ये आयोग, न्यायमूर्ति जी रोहिणी वाला आयोग। तो इसके बारे में आपको आंसर देना है कि कौन से कथन सही हैं। केवल एक सही है, केवल 2, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग ने लगभग 6 वर्ष बाद ओबीसी की जातियों के उप वर्गीकरण के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दी है, इसलिए कथन 1 सही है। हालांकि सिफारिशों का विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है कि इन्होंने क्या रिपोर्ट सौंपा है, क्या क्या सिफारिशें की गई हैं ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए। आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था, इसलिए 2 भी सही हैं। अगला क्वेश्चन है ISFR 2021 के बारे में कि नवीनतम आकलन के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.14% है। ये तो हमने डिस्कस किया, ये सही है। दूसरा कथन, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर स्थापित एक संस्था है। अब बताना है कि कौन सा या से सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 नहीं 2। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। कैंपा जो है 2002 में स्थापित किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा। ये तो हमने डिस्कस किया है। आज ही का ISFR है। थैंक यू सो मच।